हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कौन सा है। ए सॉलिड स्फीयर विथ ए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक, इज जेंटली प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्फीयर। ये पूछा है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी है, मेरे पास v है, और कैसा ओमेगा जो है वो कितना है हमारे पास। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यूएशन कुछ इस तरह से ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्फीयर पे किस डायरेक्शन पे लगेगा इस चीज को बताना है। तो ये बोला है मस्ट बी फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ v, दूसरा है मस्ट बी बैकवर्ड अपोजिट टू v, और तीसरा कैन नॉट बी जीरो, ठीक, और नन ऑफ द एबव। एक्चुअल में इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रीजन, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस पे कहीं पर भी ये नहीं बोला है। देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस साइड होगी ये हमें तब पता चला होता है जब वेलोसिटी ऑफ v की वैल्यू मेरे पास ओमेगा इंटू आर के इक्वल नहीं होती, तब तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर v की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के इक्वल हो गई सरफेस पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के इक्वल हो गई, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती थी, जीरो। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ज्यादा हो जाए ओमेगा इंटू आर से, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में होती थी, इन दी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा की डायरेक्शन में। अगर वीसी की वैल्यू लेस देन ऑफ ओमेगा इंटू आर होता था, तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ किसके हो जाता था, वीसी की डायरेक्शन में। लेकिन पूरे क्वेश्चंस पे कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशंस है, ठीक। सिर्फ ये बोला कि उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v है और उसके मेरे पास कैसा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो बस इतने डाटा से हम लोग कैसे क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कंडीशंस बनती है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और जीरो के लिए। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। 71 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्या है, क्या बोल रहा है। इस सिलेंडर इज प्योर रोलिंग अप एन इंक्लाइन प्लेन, इट स्टॉप मोमेंटरली एंड देन रोल बैक। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जो रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पे, इस तरह से, ठीक है। पहले ऊपर साइड जा रहा है और जाते जाते स्टॉप हो गया और फिर कैसे आना स्टार्ट किया, नीचे जाना स्टार्ट किया। तो एक चीज समझने की कोशिश करो आप, जब बॉडी ऑफ ऊपर जा रहा होगा तो एक मेरे पास जो हमेशा एक्सेलरेशन लगेगा वो किसके कारण लगेगा, ग्रेविटी के कारण लगेगा। एक्चुअल में हर बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम सरफेस में नीचे की डायरेक्शन पे लगाता है। अब इसके कारण ये सरफेस इंक्लाइंड होने के कारण जंक्शन ऑफ करते कि थीटा ऑफ एंगल पे प्रेजेंट होगा, तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। एक मेरे पास सरफेस के परपेंडिकुलर जी कॉस थीटा और एक हो जाएगा जी साइन थीटा। जी कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ प्रोवाइड करने के लिए होगा। मास के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो इसका वेट ऑफ होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन को क्या करेगा, बैलेंस ऑफ कर रहा होगा, ठीक, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा और सरफेस से वो ऐसे ग्रिप बना के रखेगा, ऐसा ऑफ चिपक के, ठीक। दूसरा ऑफ कौन सा है, जी साइन थीटा। ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखो ये जी एक्स साइन थीटा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, मतलब ऊपर की डायरेक्शन पे इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, और इधर वाले में अगर ये रोल कर रहा होगा तो ये ओमेगा इंटू आर होगा। प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो एक्चुअल में वीसी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा जी साइन थीटा, जो कि वेलोसिटी के कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और अगर वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज हो रहा है तो ये कंफर्म बात है कि वीसी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ओमेगा इंटू आर से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहेगा कि हमेशा ये इस कंडीशंस को प्योरली ऑफ मेरे पास कैसा प्योर रोलिंग करता रहे, क्योंकि ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, और प्योर रोलिंग अगर करता रहे बॉडी तो हमेशा फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इसके कैसा लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन पे। तो जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा
तो मेरे पास ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इंक्लाइंड सरफेस के अपसाइड लग रहा होगा। लेकिन आप देखो ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा। अब जब रेस्ट पे आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 और ओमेगा इनटू आर की वैल्यू 0, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जैसे, लेकिन ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो तब भी लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में g sin थीटा, तो ये क्या ट्राई करेगा कि बॉडी नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना स्टार्ट करे। अब एक्सेलरेशन होगा तो इसके किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा। धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिर्फ ऐसे स्लाइड करते हुए चले जाता, लेकिन एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है जो रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर आप अपने आप को यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा करके देखिए तो आपको सरफेस आगे जाता हुआ लगेगा, तो यहाँ पे इसके सरफेस पे एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगेगा जो कि कैसे डायरेक्शन पे लगेगा, पीछे की डायरेक्शन पे, रिलेटिव मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर रिलेटिव मोशन इधर है, इसका भी ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किधर लगेगा, ऊपर साइड। और ये मेरे पास धीरे धीरे बॉडी को क्या करवाना स्टार्ट करेगा, रोल। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स का पूरा ट्रायल ऑफ रहेगा। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो ओमेगा इनटू आर में पहुंचा रहा है, तो मतलब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इसको एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट करके दे रहा होगा। तो इसमें भी ये डाउन साइड जब जा रहा होगा तब भी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स मेरे पास कैसा लग रहा है, अप साइड लग रहा है। और जब वो भी है तब भी अप साइड लग रहा है। तो मेरे पास ऑन द सिलेंडर इज 0 थ्रू द जर्नी। दूसरा क्या है, इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास थ्रू द जर्नी। उसके बाद तीसरा क्या है, इज डायरेक्टेड अप द प्लेन थ्रू द जर्नी। ये एकदम सही है कि हर वाली केसेस में हमें कैसा अप साइड लग रहा है। पहले वाले में ऑन द सिलेंडर इज 0, ऐसा नहीं कि 0 है। हाँ, ये चीज है कि स्टैटिक ऑफ नेचर का है, म्यू इनटू एस कितना, स्टैटिक ऑफ नेचर में ये हमेशा कैसा है, म्यू एस डॉट ऑफ एन से कैसा है, कम है। ठीक है। चौथा क्या है, इज डायरेक्टेड डाउन द प्लेन थ्रू द जर्नी। ऐसा नहीं है, चौथे वाले में भी और ये बी वाले में भी और ए वाले में, ए बी और डी तीनों रॉन्ग है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस has initially a velocity v naught and angular velocity omega naught as shown in figure. The disk come to rest after moving some distance. The direction of motion then v naught upon r naught into कौन सा ओमेगा नॉट इच कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक सिंपल सा पूछा कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जो रफ सरफेस में प्लेस्ड है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, v naught and angular velocity omega naught है as shown in figure. The disk come to rest after moving some distance, और डिस्क कुछ डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाती है। तो मुझे ये बताना है कि उसकी किसकी वैल्यू, v नॉट अपॉन r ओमेगा नॉट की वैल्यू ऑफ कितनी होगी। तो देखो, अगर आपको ये चीज मालूम है कि मेरे पास डिस्क कौन सा, अभी ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, कि क्या है, रफ सरफेस है कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, तो अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है भी तो डिस्क मेरे पास कौन सा, ट्रांसलेशन मोशन, और कौन सा कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है, और रफ सरफेस है। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी v नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ ओमेगा इनटू r है, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड, आगे की डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन पे लग रहा होगा। किस साइड लग रहा होगा, इस वाले में फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लग रहा होगा। और अगर हो सकता है v नॉट की वैल्यू लेस देन ऑफ इनटू ओमेगा इनटू r है, तो मेरे पास फ्रिक्शन ऑफ जो फोर्सेस की वैल्यू है ये किस साइड लग रही होगी, फॉरवर्ड लग रहा होगा। और हो सकता है v नॉट की वैल्यू ओमेगा इनटू r के इक्वल हो जाए, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू इस वाले हिसाब से कितना हो रहा होगा, स्टैटिक नेचर का होगा, क्योंकि रफ सरफेस है बॉडी, यहाँ पर प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग में आपको v नॉट की वैल्यू ओमेगा इनटू r के इक्वल होगा। तो अभी कोई आइडिया नहीं है। तो मतलब ये तो है कि यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस लग रहा है, वो चाहे जिस साइड हो। तो मैं बैक साइड ऑफ जंक्शंस कर लिया। चलने के बाद कुछ देर के बाद ये क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। और अगर रुक जा रहा है तो ये v नॉट हुआ, और ये रोलिंग करते करते ये ओमेगा नॉट ऑफ है, तो ये भी 0 हो गया, और ये भी कैसा हो गया, 0 हो गया। अब अगर ये चीज है तो मैं इसके इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ P पे देखूं तो एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या होगा, कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0।
अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो ये भी मेरे पास जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा है, ये एंगुलर मोमेंटम बस क्रिएट करेगा, कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए क्या मेरे पास इस एक्सिस ऑफ रोटेशंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई भी फोर्स है। अगर कोई भी ऑफ फोर्सेस नहीं है तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो है, और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू अगर पॉइंट ऑफ पी पे जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो मेरे पास डेल एल इज इक्वल टू ऑफ कितना होगा, जीरो, जहां पे एल फाइनल माइनस ऑफ एल इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। फाइनल पे बॉडी जाके ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों जीरो हो गया है, मतलब एल फाइनल की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो इज इक्वल टू एल इनिशियल के इक्वल हो जाएगा, ये इस साइड आएगा। तो इनिशियल टाइम पे ये बॉडी ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन दोनों दिखा रही है, तो एल आई की वैल्यू ऑफ कितना होगा मेरे पास, इस डिस्क का मास एल ट्रांसलेशनल प्लस ऑफ एल रोटेशनल, और यहाँ पर से जीरो ट्रांसलेशन में कितना होगा मेरे पास डिस्क का मास m, और मेरे पास वेलोसिटी ऑफ कितना है v नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है मेरे पास r, प्लस ऑफ रोटेशनल में कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ऑफ कितना हुआ ओमेगा नॉट। और यहाँ पर चाहे जो हो जाए हमें वेक्टर फॉर्मेट से देखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन मस्ट भी कंपलसरी है। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ से रिमूव करूं कि मेरे पास इसकी वैल्यूएशंस को मैं रिमूव करूं और अब मैं वेक्टर के फॉर्मेट में अगर वैल्यू को पुट करना स्टार्ट किया तो अब देखो एल ट्रांसलेशन मुझे कौन सा होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लिख देता हूं, इसको वाई लिख देता हूं और इधर कौन सा लिख देता हूं, जेड लिखता हूं। ठीक, ऊपर की डायरेक्शन में है तो मेरे पास आर कैसा होगा, जे कैप क्रॉस हो, मेरे पास मास एम होगा, वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, और ये मेरे पास कौन सा है आई कैप, प्लस ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा की डायरेक्शन क्वेश्चन में अपने आप का ऐसे आप अपने फिंगर को कर्व करिए तो ये थंब ऑफ डायरेक्शन जो आपको दिखा रहा होगा ये किसको दिखा रहा होगा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को, तो ये प्लस ऑफ के कैप है। ठीक, तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो जीरो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होगा, तो आर एम वी नॉट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस के कैप, और ये मेरे पास प्लस ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, मेरे पास ये कौन सा हुआ प्लस के कैप हुआ। तो इसको दूसरे साइड लेके गया तो इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा इज इक्वल टू आर एम वी नॉट, ये माइनस का कितना हो जाएगा प्लस। यहां से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जब भी ऐसी कंडीशंस आए तो आप वेक्टर के फॉर्मेट में वैल्यू पुट करो, आपको आंसर हमेशा डायरेक्शन के साथ मिलेगा। इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास पे डिस्क कितनी होगी, मेरे पास कितनी होगी, हाफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा इज इक्वल टू आर एम वी नॉट। एम और एम क्या हो गया कैंसिल, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास ये बचा कितना, यहाँ पर से ओमेगा इंटू आर अपॉन ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू 1/2, इधर से इधर गया तो कितना हो गया 2 हो गया। क्वेश्चन में कितना बोला, वी नॉट बाय ओ, सॉरी ये ओमेगा नॉट है, इनिशियल ऑफ पे हर पॉइंट पे था। ठीक है, ये कितना हुआ मेरे पास, यहाँ से वी नॉट बाय ओ ओमेगा नॉट इंटू आर की वैल्यू किया है, तो वी नॉट बाय ओ ओमेगा नॉट इंटू आर की जो वैल्यू होगी वो 1/o कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, ए वाला। ठीक, तो 73 ऑफ का कौन सा हो गया हमारे पास, ए नंबर हो गया। ठीक है, तो 73 का कौन सा नंबर हो गया, ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है, इस चीज को देखते हुए चलते हैं। 74 में मेरे पास क्या क्या चीज की वैल्यू की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, ए बॉल रोल्स डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन फिगर, द बॉल इज फर्स्ट रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम पी एंड द लेटर फ्रॉम क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट है, हमें ये चीज देखना। जैसे पहले वाले में क्या बोला, द बॉल टेक ट्वाइस एज मच टाइम द रोल डाउन Q to O, Q से O तक आने के लिए एज इट डज टू रोल फ्रॉम P to O। क्वेश्चन में बोल रहा है Q से O में आने के लिए डबल टाइम लेगा कंपेयर टू P से O तक में। ठीक, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं ये चीज कहूं कि मेरे पास दूसरे में क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट Q इज ट्वाइस एज लार्जर एज द एक्सेलरेशन एट P,
तो वो बोल रहा है कि Q पॉइंट से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो P पॉइंट से कैसा होगा, मेरे पास डबल होगा। ठीक, तीसरा ऑफ मेरे पास क्या है, द बॉल हैज ट्वाइस एज काइनेटिक एनर्जी एट O व्हेन रोलिंग फ्रॉम Q एज इट डज व्हेन रोलिंग फ्रॉम P। ठीक, वो ये बोल रहा है कि मेरे पास बॉडी की काइनेटिक एनर्जी O पॉइंट पे डबल होगी कंपेयर टू कहाँ के में, अगर Q से मैं रोल करूं कंपेयर टू कहाँ के में, P के कंपेयर। तो ये तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ऑफ मेरे पास करेक्ट होगी, सबसे पहले तो ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कैसा रिलीज कर दिया गया है और रेस्ट से, और मेरे पास विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ मेरे पास होगा, और पूरे केसेस में मेरे पास कैसा है, रोल कर रहा है। और प्योरली ऑफ रोलिंग की कंडीशंस पे चलेंगे हम लोग। तो प्योरली ऑफ रोलिंग की कंडीशंस पे क्वेश्चन पे बोला है, तो पहले तो मैं इसको देखता हूँ कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल Q इज ट्वाइस एज लार्ज एज द एक्सेलरेशन एट P। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो यही स्टेटमेंट ऑफ रॉन्ग है। अब कैसे, पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक इंक्लाइंड सरफेस पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ होती है प्योर रोलिंग के लिए, वो कितना होता है, G sin थीटा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, C। और बॉल है मेरे पास, एक बॉल एक स्फेरिकल ऑफ स्ट्रक्चर की तरह होगा, एक सॉलिड स्फेरिकल की तरह कंसीडर करेंगे। बॉल इन द सेंस ऑफ पूरी तरह से सॉलिड ऑफ बोला है, होलो बॉल, ये मतलब ऐसा नहीं बोला कि अंदर से खाली ऑफ है। ठीक है, अगर 1 प्लस ऑफ C है, ये कितना है मेरे पास, 1 प्लस ऑफ कितना मेंशन किया है कि C मेंशन है, तो C मतलब ऑफ मेरे पास एक ऐसा स्फेरिकल में जब इनर्शिया ऑफ देखते हैं एक सॉलिड स्फीयर की, तो उसके आगे जो कांस्टेंट है उसे हम C से ऑफ कह सकते हैं कि मेरे पास, या फिर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर के रेशियो को हम C कहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल कितनी होती है, 2/5 mr स्क्वायर, जहां पर से C की जो वैल्यू होती है वो 2/5 होता है। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो G sin थीटा अपॉन ऑफ कितना, 1 प्लस ऑफ 2/5 हुआ। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ हमारे पास, G sin थीटा अपॉन ऑफ 5 प्लस ऑफ कितना 2, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ 5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, 5G sin थीटा अपॉन ऑफ 7 हो गया। और ये कहीं से भी बॉडी की हाइट पे तो डिपेंडेंसी नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं तो इसका बेस और हाइपोटेनस दोनों सेम ऑफ एंगल पे लाई कर रहा है। अगर ये सेम ऑफ है तो हाइट के चेंजेस होने से तो एंगल कहीं चेंजेस नहीं हो रहा, और अर्थ में इसका दोनों का सरफेस ऑफ सेम ही है, तो जी की भी वैल्यू वेरी नहीं करेगी, और बॉडी के शेप में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो एक्सेलरेशन तो मेरे पास कैसा रहेगा, सभी में सेम रहेगा, चाहे पॉइंट ऑफ मैं Q से रिमूव करूं या P पॉइंट से छोड़ूं, या चाहे जहां से भी छोड़ूं। हाँ, वेलोसिटी पॉइंट O पे जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन चाहे पॉइंट ऑफ Q से मैं छोड़ रहा हूँ या चाहे P से, या एटलीस्ट यहीं पर क्यों ना छोड़ूं, तब भी ऑफ मेरे पास कैसा होगा, एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है। तो मेरे पास उसी तरह से A वाला और B वाला दोनों एकदम ऑफ रॉन्ग है। अब मुझे सिर्फ पहला या तो सिर्फ तीसरा, दो में से कोई एक राइट होगा। तो मुझे पहले वाले को देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या है। The ball take twice as much time to roll Q to O as it does to roll from P to O। ठीक, ये बोल रहा है कि मेरे पास वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए वो डबल ऑफ टाइम लेगा कंपेयर टू वो किसके में बात की जाए कितना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में डबल टाइम लेगा कंपेयर टू इस वाले के फॉर्म। ठीक है, तो अगर इस चीज की बात कर रहा है क्वेश्चन पे, तो देखते चलते हैं कि हमारे पास क्या होगा और क्या चीज नहीं होगा। तो इस चीज को अगर मैं कंपेयर ऑफ करते चलूं तो थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे कि कितनी कितनी वैल्यूएशंस हो सकती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं बात करता चलता हूँ, ठीक है, आप देखिए, अगर एजम्पशंस ऑफ करते हैं कि मेरे पास दो ट्रायंगल हो, मैं पहले वाले फॉर्मेट के लिए कंपेयर कर रहा हूँ इस तरह से, इसकी ऑफ हाइट h है, ठीक है, और ये वाला ऑफ ट्रायंगल है, इसकी हाइट ऑफ कितनी है मेरे पास 2h, ठीक, दोनों का एंगल ये थीटा है, ठीक है, दोनों का ये एंगल थीटा है। मैं एजम्पशंस कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू ऑफ कितनी है मेरे पास y है। ठीक, तो जो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी, यहाँ पर वाले में जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास, यहाँ पे h की जो होगी उसके फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं कि x sin थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2h है, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा y sin थीटा हो जाएगा।
तो h की जो वैल्यू निकल रही है वो कितनी निकल रही है, y साइन थीटा बाय ओ कितना हो गया, 2 हो गया। तो h की जो वैल्यू है वो x साइन थीटा इज इक्वल टू y साइन थीटा बाय ओ कौन सा हो गया, 2। और यहां से आप इजिली आप कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी वो x के कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी, ठीक है। तो मैं आंख बंद करके ये कह सकता हूं कि मेरे पास y इज इक्वल टू कितना हुआ, 2x हुआ। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रहा है उसका वो कितना टाइम्स है मेरे पास, 2 टाइम्स, ठीक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है तो देखते हैं वाले में। तो पहली वाली केसेस में डिस्प्लेसमेंट इस वाले पॉइंट को p एजम्पशंस कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को कितना एजम्पशन कर लेते हैं, o, और इस पॉइंट को o एजम्पशंस कर लो और इस पॉइंट को q एजम्पशंस कर लो। इसको फर्स्ट केस और इसको कौन सा केस, सेकंड केस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन हर एक में सेम होगा, ठीक। मेरे पास कैसा है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रोलिंग वाले भी कर रहा होगा, तो दोनों ही केसेस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, 0। टाइम की वैल्यू पूछा, मतलब इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड को हम लोग यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, जहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ x है, u की वैल्यू ऑफ 0 है, t है, प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी यहां पर से कितनी हो जाएगी, 5g साइन थीटा अपॉन ऑफ 7 डॉट ऑफ t का स्क्वायर होगा। ये कौन से पॉइंट तक के लिए, p से o तक के लिए, जहां से हमें ये समझ में आया कि जो t की वैल्यू होगी वो 14 बाय ऑफ 5g साइन थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक। सिमिलर ऑफ वाले में अगर सेकंड केस में मैं चलूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ 5g साइन थीटा अपॉन ऑफ 7 डॉट ऑफ t स्क्वायर। सेम ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से भी तो 0 सेकंड केसेस में हाफ at स्क्वायर होगा। तो जो t की वैल्यू ऑफ जाएगी वो मेरे पास y की जगह पे अब मैं डायरेक्टली 2x ऑफ पुट कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया, x छोड़ दिया, ठीक है। ये कितना हो गया मेरे पास, 14y अपॉन ऑफ कौन सा हो गया, 5g साइन थीटा। ये टाइम ऑफ फर्स्ट हुआ, ठीक। एकदम सिमिलर ऑफ ये टाइम ऑफ कौन से वाले के लिए हुआ, सेकेंड वाले के लिए हुआ। तो सेकेंड वाले का जो टाइम जाएगा, अब y की वैल्यू 2x है, ये 14 इंटू 2x अपॉन ऑफ 5g साइन थीटा। तो आप अगर यहाँ पर से देखें, नेक्स्ट पेज में मैं ले चलता हूँ, तो t1 की जो वैल्यू है और t1 की वैल्यू कितना है मेरे पास, 14x अपॉन ऑफ 5g साइन थीटा, और हमारे पास जो t2 की वैल्यू ऑफ निकल के आएगी वो मेरे पास स्क्वायर रूट 28x, या फिर कितना कहूँ मैं, इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई ऑफ करते हुए चलता हूँ तो मेरे पास ये चीज कितनी है, 2 इंटू 14x अपॉन ऑफ 5g साइन थीटा। तो यहाँ से जो t2 की वैल्यू आई है वो स्क्वायर रूट 2, और ये पूरी जो वैल्यू है ये t1 की इक्वल है। तो मेरे पास 2 इंटू कितना है मेरे पास, ये कितनी है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 इंटू ये पूरी वैल्यू ऑफ किसकी इक्वल है, t1 की इक्वल है। तो जो टाइम की वैल्यू में चेंजेस आएगा वो जो t2 टाइम होगा वो 2 टाइम्स नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम्स होगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होगा। मतलब यहाँ से जब मैं छोड़ूंगा, इस वाले में जितना टाइम लगा t1, यहाँ तक q से o तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो मेरे पास स्क्वायर रूट 2t लगेगा बस। तो मतलब डबल नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा भी गलत है, फर्स्ट वाला। तो मुझे बिना देखे ताकि ये मालूम है कि ऑप्शन नंबर ऑफ फोर्थ क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट वाला भी तो रॉन्ग ही हो गया। तो अब मेरे पास ओनली ऑफ कौन सा वाला करेक्ट है, थर्ड वाला, ठीक। यहाँ पर आप इतने में ही बता सकते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एज ए टीचर या फिर एज ए मतलब गाइड, मैं ये चाहूंगा कि आपको थर्ड वाले का भी ओरिजिनल रीजन पता होना चाहिए, ठीक। तो जैसे थर्ड वाला क्या है, द बॉल हैज ट्वाइस एज मच काइनेटिक एनर्जी O when rolling from Q as it does when rolling from P। ये क्वेश्चंस पे है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास कैसा Q से छोड़े जाने पे काइनेटिक एनर्जी डबल होगी कंपेयर टू O कहां पर से छोड़े जाने पे, P वाले पॉइंट से। तो चलिए इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं
कौन से वाली कंडीशंस पे आ गया, मैं अपने थर्ड वाले में आ गया। तो अगर थर्ड वाले में देखा जाए तो बॉडी की पहले वाली ऑफ वाले में फर्स्ट केस के लिए मैं देख रहा हूँ, जो बॉडी की वेलोसिटी ऑफ होगी वो स्क्वायर रूट 2gh अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कितनी होती है c। जब बॉडी प्योर रोलिंग करती है तो किसी हाइट पे एकदम लास्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी होती है, स्क्वायर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस c की वैल्यू अभी हमें जस्ट पीछे साइड देखे है कि कितना होगा हमारे पास 2/5 सॉरी 1 प्लस ओ 2/5। और अगर इसको सॉल्व किया तो v की वैल्यू ऑफ कितना मिल जाएगा, ये फर्स्ट केस के लिए p वाले पॉइंट से है, तो p वाले पॉइंट से जो वेलोसिटी ऑफ निकलेगी p से o के लिए, तो मेरे पास ये कितनी निकलते हुए आएगी यहाँ पर 2gh, और डिनोमिनेटर में 5 + 2 कितना हो जाएगा 7/5। तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o कितना हो जाएगा 14gh अपॉन ऑफ 7। एकदम सिमिलर ऑफ सेकेंड केसेस में अगर बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ कौन से वाले पॉइंट की, q की विथ रिस्पेक्ट टू o, अब सिर्फ क्या हो जाएगा 2g, ये सब सेम टू सेम रहेगा, h की जगह पे कितना हो जाएगा 2h अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ c चला जाएगा, जहां से vqo की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करके भी दिखाऊं तो आपको 14g अपॉन ऑफ 7 ये तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ इधर कितना आ जाएगा 2h रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मेरे पास जब बॉडी प्योर ऑफ रोलिंग करता रहता है तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ 1 प्लस ऑफ c, और मेरे पास m जिस पॉइंट के लिए वेलोसिटी ऑफ देखना चाहते हो या जिस पॉइंट के लिए देखना चाहते हो वो पी ओ का कौन सा स्क्वायर, तो कितना हुआ हाफ, ये 1 प्लस ऑफ 2/5, और मेरे पास मास m, वेलोसिटी ऑफ पी ओ का वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा 14/7 g इंटू एच, तो ये कितना हुआ 1/2 इंटू 7/5 इंटू m इंटू 14/7 डॉट ऑफ g डॉट ऑफ h, ये 7 और 7 कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये 7 हो गया, तो मेरे पास ये कितना बचा 7/5 mg इंटू एच। ये पहली केसेस के लिए, कौन से केसेस के लिए, पहली वाली में p वैसे है, और ये फर्स्ट केस के लिए काइनेटिक एनर्जी। एकदम सिमिलर सेकेंड केस के लिए देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड वाले के लिए कितना होगा 1/2, डायरेक्टली 7/5 में लिख देता हूँ 1 प्लस c का m, और इसका स्क्वायर चलेगा तो मेरे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा 14g इंटू 2h अपॉन ऑफ 7। तो आप कह सकते हो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हुआ तो 7, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो सेकेंड वाले में जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 mg इंटू एच, ये कितना हो गया 7 इंटू 2 14 mg इंटू एच। तो हमारे पास यहाँ से समझ में आया कि देखो 7/5 है और एक डिनोमिनेटर में 5 छोड़ दिया ना, हाँ 5 छोड़ दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो सेकेंड वाले में है वो 14/ऑफ को मैं कितना लिख सकता हूँ, 14 को मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर से 2 इंटू 7/5 mg इंटू एच। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड जो होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले पे मिलेगी वो फर्स्ट वाले की कितनी होगी, मेरे पास डबल होगी। तो हाइट से मेरे पास जो चेंजेस होता है, अब यहाँ से आपको टोटल 2 जवाब मिले, 2 जवाब ये मिले कि अगर मैं हाइट को डबल कर दिया हूँ तो टाइम हमेशा उसके स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगा, जितने टाइम्स मैं हाइट बढ़ाऊंगा हमेशा टाइम सिर्फ उसके स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी जितने टाइम्स ऑफ हाइट बढ़ेगी उतने टाइम्स ऑफ बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर से आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला ऑफ ये, अगर किसी बॉडी को मैं इंक्लाइंड सरफेस से अगर छोड़ रहा हूँ या किसी भी ऑफ सरफेस से मैं उसकी हाइट को कितने टाइम्स ऑफ बढ़ाते जा रहा हूँ, अगर 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतने ही टाइम्स बढ़ेगी, बट जो टाइम की वैल्यू सिर्फ स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर। तो ये 74 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द सेम टाइम ए रिंग ए coin and solid ball of same mass roll down and incline without slipping, बिना स्लिप किए ऑफ मेरे पास रोल डाउन कर रहा है, द रेशियो ऑफ देयर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों ऑफ को इस तरह से ऑफ कंसीडर कर लेता हूँ कि तीनों के लिए हाइट ऑफ तो क्वेश्चन में ही बोला है कि h है, और बॉडी प्योर रोल कर रहा है, मतलब सभी की वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास होगी
वो कितनी होगी मेरे पास स्क्वायर रूट 2gh अपॉन ऑफ कितना होगा 1 प्लस ऑफ c होगा। जब जिसके लिए जो c की वैल्यू होती है बस मुझे वो पुट करते हुए चले जाना है। तो सबसे पहले मैं रिंग के लिए देखूं तो रिंग के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी मेरे पास, ट्रांसलेशन बोला है मतलब हाफ m और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, तो हाफ मास m और vc की वैल्यू अगर बात की जाए तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा तो 2gh अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ c। और रिंग के लिए जो इनर्शिया होती है वो कितनी होती है mr स्क्वायर। तो मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या छूटेगा यहाँ पर से अगर मैं कंपेयर ऑफ करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर से जो छूट रहा होगा वो सिर्फ एक चीज छूट रही होगी मेरे पास यहाँ पर से अगर आप अच्छे से देखने की कोशिश करो तो ये c की मतलब जो वैल्यू होगी वो सिर्फ कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ पर से ऑफ मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ m डॉट ऑफ कितना g और h, और यहाँ पर से अभी मैं 2 को इधर अलग ही रखा हूँ, या मन हो तो इसको 2 और 2 को क्या कर दो कैंसिल आउट कर दो, तो आपको डायरेक्टली ऑफ जो कैलकुलेशन के बाद c की वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 mgh हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह रिंग के बाद कॉइन बोला है, कॉइन बिहेव लाइक ऑफ कैसा रखेगा डिस्क की तरह, मतलब उसकी जो इनर्शिया होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो कॉइन की वैल्यू होती है कॉइन की इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर हो जाएगी, जहां से जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वैल्यू ऑफ कितनी होती है मेरे पास हाफ m और vc ऑफ की वैल्यू ऑफ कितना हो गया 2gh और अपॉन में 1 प्लस ऑफ इनर्शिया c की वैल्यू सिर्फ ये कांस्टेंट होगी मेरे पास 1/2, तो ये कितना हुआ 1/2 m इंटू, देखिए ये 2 और 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से रिमूव ही रखता हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे इस चीज की। तो ये कितना हो गया यहाँ पर से एलसीएम ऑफ मेरे पास अगर इसको सॉल्व किया mgh और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और ये 2/3 mgh हो गया। उसके बाद डिस्क के बाद ऑफ किसकी बात करी जाए, सॉलिड बॉल की बात की जाए, तो सॉलिड बॉल पे जो इनर्शिया ऑफ दिखेगी वो कितनी होगी मेरे पास, सॉलिड बॉल बोला 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, सी की वैल्यू वापस से वही कितनी 2/5 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑफ कितना हाफ m इंटू ऑफ कितना हो गया ये 2gh अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 2/5। अगले ऑफ स्टेप में कितना हुआ, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये कितना हो गया मेरे पास 5 mgh बाई ऑफ 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। अब तीनों का रेशियो बोला है, मतलब वो मेरे पास कितना हो गया ये हाफ mgh और इधर रेशियो कितना हो गया 2/3 mgh और रेशियो कितना हो गया 5/7 mgh, mgh कैंसिल आउट, ये कितना हुआ मेरे पास हाफ 2/3 और ये हो गया 5/7। अगर मैं इसका एलसीएम ऑफ लूं तो मेरे पास ये कितना हो गया 7 3 जाओ कितना हो गया ये 21 और 21 और 2 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर से 21 इंटू 2 हो गया 42। अब डायरेक्टली ऑफ मेरे पास यहाँ पर अगर एलसीएम लिया तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 21 हो जाएगा, और ये वाले में कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 2 जाओ 14 और 14 2 जाओ कितना हो जाएगा 28 और 3 इंटू 6 और ये 5 2 जाओ कितना हो जाएगा मेरे पास 30। तो एक ही ऑप्शन ऑफ करेक्ट हो रहा है 21:28:30। ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, इसका सी करेक्ट है। 75 का कौन सा करेक्ट हो गया सी वाला। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर शो ए रिंग ए is initially rolling without sliding with a velocity v on the horizontal surface of the body b पे। ठीक है, of same mass a की इक्वल मास है इसका, all surface are smooth, b has no initial velocity, what will be the maximum height reached by a on b। मेरे पास ये बोल रहा है कि एक स्मूथ ऑफ सरफेस पे ऐसा रखा हुआ, तो ये बोल रहा है कि रोल करते करते मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा ये बताना है। तो जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगा तो इस पे ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन लगेगा, जिससे इसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। और अगर ये वाली केसेस में ये बॉल इसके साथ जा रहा है तो आप एक चीज देखो, अगर प्योर रोलिंग कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा प्योर रोलिंग कर रहा होगा, तो बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा नीचे, मतलब v की वैल्यू ऑफ क्या हो रही होगी धीरे धीरे कम हो रही होगी ओमेगा इंटू आर से।
तो जब बॉडी इस तरह से ऊपर जा रहा होगा तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो किस साइड लग रहा होगा, मेरे पास इसके बैक साइड लग रहा होगा। फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इसके बैक साइड ऑफ लग रहा होगा, मतलब इस वाले सरफेस पे। अगर यहाँ पर देखो आपके पास इस तरह से ऑफ मेरे पास सरफेस में ड्रॉ कर देता हूं, अगर इस बॉल पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स पीछे साइड लग रहा होगा तो ये जो सरफेस होगा ये दोनों में रिलेटिव ऑफ फ्रिक्शन किस साइड लग रहा होगा, आगे साइड लग रहा होगा। मतलब ये बॉडी भी कैसे जा रही होगी, आगे जा रही होगी। और ये जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा ये दोनों इक्वल और अपोजिट नेचर का होगा और स्टैटिक नेचर का होगा। मतलब ये सिर्फ इस सरफेस पे इसको आगे लेके जा रहा होगा, मतलब ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, सेम होगी। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ बॉल की मिलेगी वही वेलोसिटी ऑफ किसकी मिलेगी, ब्लॉक की मिलेगी। तो इनिशियल टाइम पे ये बॉल सिर्फ v वेलोसिटी से चल रहा था, मतलब इस पूरे फॉर्मेट में समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0 है। मतलब मोमेंटम क्या हो रहा होगा, मेरे पास कंजर्व हो रहा होगा। मतलब p फाइनल की वैल्यू p इनिशियल के कैसे होगी, इक्वल होगी। तो फाइनल वाली केसेस में बॉल और ये ब्लॉक दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे। मतलब कितना हो गया इस वाली केसेस में, फाइनल वाली केसेस में इसका मास ऑफ m हुआ वेलोसिटी ऑफ v1 प्लस ऑफ मास m वेलोसिटी ऑफ v1, और वो भी किस डायरेक्शन की, मैं सिर्फ आगे की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये इंक्लाइंड ऑफ सरफेस में ये पूरा ऐसे होट मतलब एकदम ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब ये ऐसा हो जाएगा तो उस वाली केसेस में फिर ये आगे स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, उस वेलोसिटी के कारण स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे इसके एंगल में चेंजेस होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे हमेशा आगे की डायरेक्शन पे लेके चल रहा होगा। और इनिशियल केसेस में इसकी मास m है और वेलोसिटी ऑफ कितना है, v है। तो यहाँ से कितना हुआ 2mv1 इज इक्वल टू m इंटू v। ये m और m कैंसिल आउट हो गया तो v इज इक्वल टू 2v1 हुआ। ठीक है, ये चीज हुआ। v की वैल्यू ऑफ कितना हो गया हमारे पास 2v1 हो गया। तो v1 की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, v बाई ऑफ 2 हो गया। तो मेरे पास जो फाइनल ऑफ वेलोसिटी होगी वो वैल्यू ऑफ कितना हो गया, v बाई ऑफ 2 हो गया। अब क्वेश्चन पे ये चीज तो हो गया। अब इस पूरे फॉर्मेट में एक चीज देखने को मिला कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन कितना होगा, 0, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल ऑफ फोर्सेस नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वर्क डन ऑफ 0 एक्सटर्नल फोर्स के कारण कर, मतलब एनर्जी कैसी होगी, कंजर्व होगी। अब बॉडी ऊपर जा रहा है, कितनी हाइट है, तो मेरे पे से ही पूछा बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। mgh इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ कौन सा होगा, इनिशियल होगा। तो फाइनल वाली केसेस में अगर बॉडी ऊपर ऑफ जा रही है तो मेरे पास ये कितना होगा, यहाँ पर जैसे जैसे बॉडी ऑफ ऊपर जाता जा रहा होगा तो एक चीज समझिए कि अब मेरे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा तो सिर्फ बॉल ऑफ बस की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बॉल प्लस ऑफ ब्लॉक दोनों की होगी हाफ। जितना हो जाएगा इसका मास 2m और वेलोसिटी ऑफ कौन सा होगा, v1 का स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल टाइम पे कितना होगा, हाफ m, और ये कौन सा हुआ मेरे पास, v का स्क्वायर प्लस ऑफ mgh इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में जो यहाँ पर वैल्यूएशन आएगी ये 2 और ये 2 ऑफ मेरे पास कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। m v1 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ मेरे पास, v स्क्वायर बाई ऑफ 2 कितना हो गया 4, माइनस ऑफ मेरे पास कितना हो गया माइनस ऑफ हाफ m v स्क्वायर, और ये मेरे पास प्लस ऑफ mgh इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये मेरे पास कितना हुआ, यहाँ पे अगर इस चीज को देखा जाए तो ये mgh ये माइनस में आएगा तो इसको दूसरे साइड लेके चलते हैं तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा mv स्क्वायर बाई ऑफ 4, m और m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h की वैल्यू ही तो पूछा है ना, हाँ h की तो वैल्यू, सॉरी ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। इस साइड ऑफ माइनस 1/4 mv स्क्वायर आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस mv स्क्वायर बाई 4 आएगा, ये इधर गया तो प्लस हो जाएगा। जहां से h की जो वैल्यू आएगी वो v स्क्वायर बाई ऑफ कौन सी हो जाएगी, 4g हो जाएगी। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर बाई 4g, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 76 का कौन सा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है 77 में, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एज ए स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल कितना है इसका, थीटा है, विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। The torque of normal force on the block about its center has a magnitude
उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताना है मुझे। कौन सा? कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका मास ऑफ कितना मेरे पास कैपिटल M है, एंड एज ए स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन पे मेरे पास क्या कर रहा है? रोल डाउन कर मतलब स्लाइड कर रहा है। मतलब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इसमें किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा? बैकवर्ड साइड लग रहा होगा। ठीक, अब मेरे पास थीटा भी था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑफ मेरे पास नीचे आ रहा है। द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो यहाँ पर अगर देखो मेरे पास इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा होगा जो कि कौन सा होगा? mg sin थीटा। और इसी तरह से एक नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे ऑफ मेरे पास एक फोर्स लग रहा होगा mg cos थीटा। लेकिन ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, अगर रफ सरफेस है तो एक मेरे पास यहाँ से धीरे धीरे इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो इसके नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्सेस की क्या बोल रहा है? द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स के कारण कितना ऑफ टॉर्क लग रहा होगा, मुझे ये वैल्यूएशंस को क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो चलिए सेंटर ऑफ मास से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि कितना ऑफ फोर्सेस मेरे पास लग रहा है। अगर बॉडी टोपल नहीं कर रहा है, टोपल करने का ट्राई कर रहा है, तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ कितना होगा मेरे पास? 0 होगा। और उसी तरह से समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0 है तो मुझे ये चीज समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जितने भी फोर्सेस है उसका समेशन कितना होगा? 0। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। तो ये हुआ। तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू अगर बात की जाए तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया है यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण? mg sin थीटा हुआ। ठीक है, अब अगर समेशन ऑफ टॉर्क बोला है तो समेशन ऑफ टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास पे फाइंड करने के लिए बोल दिया है, कहाँ पे बोल दिया है? सेंटर ऑफ मास पे बोल दिया है। तो मेरे पास एक चीज देखिए कि ये वाली केसेस में नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ पर बात करें कि mg sin थीटा जो है, सबसे पहले मैं mg sin थीटा से चलता हूँ। तो mg sin थीटा मेरे सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है, ये मैं सेंटर ऑफ मास पे से देख रहा हूँ। तो अगर सेंटर ऑफ मास के से पास कर रहा है तो इसके कारण जो टॉर्क क्रिएट होगा वो 0। mg cos थीटा के कारण जो टॉर्क क्रिएट होगा वो 0। शिफ्ट टॉर्क दो फोर्सेस के कारण क्रिएट होगा, ये शिफ्टेड ऑफ जो नॉर्मल रिएक्शन हुआ है और एक फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर आप देखो तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे कैसी है? अपोजिट है। तो समेशन ऑफ टॉर्क एट सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना मिलेगा? 0। तो एक हुआ नॉर्मल रिएक्शन डॉट ऑफ x, नॉर्मल रिएक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और उसी तरह से कितना हुआ मेरे पास? एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस माइनस ऑफ कितना? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। और इसमें इसकी जो एज की मेरे पास ये बोला है, ए ब्लॉक ऑफ मेरे पास मास कितना है? m एंड एज a है। कितना उसका एज? a है। तो मेरे पास अगर एज a क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन पे ये मुझे कितना होगा? a की वैल्यू, एज का मेरे पास क्यूबिकल ब्लॉक है मतलब हर साइड से ओ पे है, तो इसकी जो वैल्यू होगी सेंटर ऑफ मास से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी मेरे पास? a/2 इज इक्वल टू 0। तो n इंटू एक्स नॉर्मल के कारण जो टॉर्क मिलेगा वो f क्रॉस ऑफ a/of कितना होगा? 2। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की जो वैल्यू अभी आप फाइंड किए हो वो कितना है? mg sin थीटा इंटू ऑफ कितना हो जाएगा? a/2। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा होगा तो 0 तो नहीं दिखेगा मेरे पास, mga भी नहीं दिखेगा, mga sin थीटा भी नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी वाला, हाफ mga sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 77 हुआ। ये टोपलिंग रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।